हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड एग्जाम 2026 की तैयारी करें तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है सामान्य हिंदी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, पूरी व्याख्या के साथ सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। यदि आप पूरे के पूरे नंबर चाहते हैं तो वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। चलिए समझते हैं वीडियो को और चीज़ों को, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। देख सकते हैं उच्च धन श्वास, उद्धन श्वास, उद्धन श्वास या फिर उच्च धन वास। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, सही संधि विच्छेद जो है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उद्धन श्वास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है व्यंजन संधि का नियम है। जब जो है द और द के बाद क्या आता है, स आता है, तो त और द जो है च और स का ये क्या हो जाता है, ये जो है छ हो जाता है। इसी कारण से उद्धन श्वास जो है आपका क्या हो जाएगा, उच्छ्वास जो है यहाँ पर बनता है। इसी तरीके से आपको पूरे व्याख्या के साथ सभी चीज को यहाँ पर समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। काफी ये जो है इजी क्वेश्चन है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। चलिए बताइए लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस समास का कोई भी पद प्रधान न होकर के जो है किसी तीसरे की ओर यहाँ पर संकेत किया जाता है, वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। लंबोदर अर्थात लंबा है उदर पेट जिनका, किनका पेट जो है लंबा होता है, तो जिन भगवान गणेश जी का। यहाँ पर किसी तीसरे की ओर संकेत किया जा रहा है, इसी कारण से आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको जो है ध्यान से समझते रहना है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी पूरी तरीके से शुद्ध है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर पिछले कई परीक्षाओं में इसको जो है दिया गया था, यहाँ पर सही वर्तनी का आपको चयन करने के लिए। हाल ही में ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि यहाँ पर ऑप्शन देखिए, कवियत्री, कवयित्री, कवियत्री या फिर कवयित्री। चलिए बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कवयित्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी इसको भूलना नहीं है, परीक्षाओं में ये जो सवाल है बार बार जो है रिपीट होता है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवियत्री होता है, कवयित्री। इसे ध्यान से नोट करें, और अक्सर इसमें जो है गलती आपको छात्र कर देते हैं। बिल्कुल आपका कौन सा वाला हो जाएगा, कवयित्री वाला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। एक शब्द, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, बहुज्ञ या फिर अज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्वज्ञ जो है यूज करते हैं। और जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ, जो कम जानता है उसके लिए कौन से यूज करते हैं, अल्पज्ञ, और जो कुछ नहीं जानता उसके लिए यूज करते हैं अज्ञ। तीनों को आपको यहाँ पर समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है शेयर करते जाना है। जंगम शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, स्थावर, अगम, चंचल या फिर जड़। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थावर जो है इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा। जंगम का अर्थ क्या होता है, तो जंगम का अर्थ होता है जो चल सकता हो, यानी कि चलायमान। ठीक इसके विरुद्ध स्थावर का मतलब होता है जो एक ही जगह पर स्थिर है, जैसे भूमि या मकान। तो जंगम का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, स्थावर। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उनमें शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। उन, उत, उप या फिर उनी। चलिए बताइए उनमें शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर उत शब्द जो उपसर्ग है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उनमें शब्द जो है उत धन मेष के योग से यहाँ पर बना हुआ है। तो देखिए कौन सा आपका उपसर्ग हो जाएगा, उत। और व्यंजन संधि के नियम के अनुसार त का परिवर्तन अपने ही वर्ग के पंचम वर्ग यानी कि नम यहाँ पर हो गया है, इसी कारण से ये जो है मूल उपसर्ग उत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है। तद्भव कौन सा शब्द है आपको यहाँ पर पहचान करना है। सूर्य, हाथ, दुग्ध या फिर पत्र। चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा तद्भव शब्द इसमें से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाथ जो है तद्भव है। संस्कृत के जो शब्द बदल करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही तद्भव शब्द बोला जाता है। हाथ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होता है, हस्त होता है। जबकि बाकी जो तीन दिए हैं ना आपके, सूर्य हो गया, दुग्ध हो गया, पत्र हो गया, ये आपके जो है तत्सम शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप चीजें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ भेद यहाँ पर क्या होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तरणी और तरणी दोनों का सही शब्द अर्थ यहाँ पर क्या होगा। नाव और सूर्य, सूर्य और नाव, युवती और नदी, नदी और तालाब। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य और नाव जो इसका सही जो अर्थ भेद है यहाँ पर हो जाएगा। सुनने में जो है समान, लेकिन अर्थ जो है यहाँ पर अलग अलग होते हैं।
यहाँ छोटी ई की मात्रा वाली तरणी का अर्थ होता है सूर्य। जो तरणी छोटी ई की मात्रा वाला दिया गया है ना, इसका अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। और बड़ी ई की मात्रा वाले जो तरणी दिया गया है उसका अर्थ होता है नाव। तो इसको बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, हमेशा आपको याद रखना है। बड़ी ई की मात्रा वाले तरणी का अर्थ जो है नाव होता है। छोटी ई मतलब सूर्य, बड़ी ई मतलब नाव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ जो है क्या है? ऑप्शन देखिए, किसी की मदद करने से साफ मना करना या व्यक्ति पर धोखा देना, अंगूठे पर चोट लग जाना, किसी का आदर सत्कार करना, बहुत बड़ी जीत हासिल करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए, किसी की मदद करने से साफ मना करना या फिर वक्त पर उसको धोखा दे देना। यही क्या होता है? अंगूठा दिखाना बोलते हैं इसको। जब कोई व्यक्ति जो है ऐसे इन मौके पर जो है किसी काम को करने या मदद करने में साफ मना कर देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अंगूठा दिखाना यहाँ पर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रोहन चाय पी करके सो गया। इस वाक्य में पीकर किस प्रकार की क्रिया है? नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आपके लिए 5 सेकंड यहाँ पर दिया जा रहा है। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो है आपका पूर्वकालिक जो है क्रिया। यदि आपने सही जवाब दिया है तो आपको जो है काफी बधाई हो। जब जो है कर्ता एक क्रिया को जो है समाप्त करके दूसरी क्रिया शुरू करता है तो पहली समाप्त क्रिया को जो है पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर कहते हैं। इसकी पहचान क्रिया के साथ कर या के जोड़ करके होती है, जैसे पी कर, खा कर। यहाँ कर क्या किया गया है? एक चाय पी करके जो है सो गया, तो एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया उसने शुरू किया है, इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है? पूर्वकालिक क्रिया जो है कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 पाठ या दशानन की तरह जो है पंकज शब्द किस वर्ग में आता है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द या फिर विदेशी शब्द? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका योग रूढ़ शब्द होता है। वे शब्द जो दो या दो शब्दों के मेल से बनते हैं पर अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है? योग रूढ़ शब्द जो है कहा जाता है। जैसे कि पंकज पंक धन जा से मिलकर के बना हुआ है और कीचड़ में जन्म लेने वाला, विशेष रूप से कमल के लिए यहाँ पर जो यूज है किया जाता है, इसी कारण से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? 3 4 5 या 6? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काफी जो है इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 यहाँ पर इसके भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। टोटल कितने हो गए? 5 यहाँ पर इसके भेद हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, इस वाक्य में अरे के बाद जो है कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है? चिन्ह के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, काफी जो है इजी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह? इसको तो कोई भी बच्चा यहाँ पर बता देगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि के भावों को प्रकट करने वाले जो शब्द या वाक्य के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अरे तुम जल्दी आ गए, ओह कितना अच्छा बात है, इस तरह के जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं विस्मयादि चिन्ह यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोला जा रहा है? जलद, नीरद, वारिध या फिर जलज? तो चलिए बताइए कौन सा जो है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जलज जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलज का अर्थ क्या होता है? जल में जन्मा, यानी कि कमल। बाकी तीनों यानी कि जलद, नीरद, वारिध, द अंत में यहाँ पर लगा हुआ है जिसका अर्थ होता है देने वाला, जल देने वाला बादल होता है। लेकिन ध्यान रखना जलज शब्द का अर्थ होता है जन्म ये जो जल में है जन्म लेने वाला, अर्थात कमल के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारक के हिंदी व्याकरण में कुल कितने भेद माने जाते हैं? आपका लास्ट क्वेश्चन है। 6 7 8 या फिर 10? चलिए बताइए कारक के जो है कुल कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 भेद हो यहाँ पर होते हैं और उनकी अलग अलग यहाँ पर विभक्ति होती है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होना, संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर, संबोधन में हे अरे ओ, इस तरह से इनका कारक और विभक्ति यहाँ पर होता है। यहीं पर आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से जो हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होने वाले हैं उनको काफी अच्छे पूरी व्याख्या के साथ समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने चैनल और दोस्तों के साथ, और नए हैं तो जरूर आपको इसको जो है सब्सक्राइब कर लेना है। और भी वीडियोस हमारे चैनल पर डल चुकी है, आप जाकर के जो है देख सकते हैं अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। चलिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।